नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग जो है सॉइल फर्टिलिटी और फर्टिलाइजर्स के वीक 6 के सप्ताह 6 के असाइनमेंट जो है वो 6 के बारे में जो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर्स का जो असाइनमेंट जो है 6 के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर में कहता है कि डैश स्टेट द ग्रोथ और द यील्ड ऑफ ए क्रॉप इज लिमिटेड बाय द फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन रिलेटिवली लीस्ट अमाउंट। अब जो मैंने ग्रोथ या यील्ड ऑफ क्रॉप जो है इसको हम लोग कैसे एस्टिमेट करते हैं, इसके किस कॉन्सेप्ट के अनुसार से या किसने इसको जो है ग्रोथ या यील्ड ऑफ क्रॉप जो है वो इसको जो एस्टिमेशन करने में जो हमें मदद किया, कौन सा हम नियम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास में ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपके पास में मिक्सचरलीज कॉन्सेप्ट है, लेबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है और लॉ ऑफ द मैक्सिमम है। इसका राइट जो आंसर जो है वो लेबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम है, दैट इज बी ऑप्शन जो है आपके ग्रोथ और यील्ड ऑफ क्रॉप को जो हम लोग जो डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको लेबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम का हम लोग जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। आगे हम प्रश्न संख्या 2 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉप प्रोग्रेस कंटेन ए सीरीज ऑफ केमिकल एंड फिजिकल मेजरमेंट। उस टर्म को, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस आपके पास में दिया हुआ है क्रॉप लैगिंग, क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉप लॉगिंग और क्रॉप लॉजिंग दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास में दिया हुआ है। एक मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉप, ग्राफिकल ऑप्शंस है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 का क्रॉप लैगिंग, क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉप लॉगिंग और क्रॉप लॉजिंग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका पास में है क्रॉप लॉगिंग जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्रॉप लॉगिंग जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्रॉप प्रोग्रेस का, जिसमें सीरीज ऑफ केमिकल और फिजिकल मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं। तो सी हमारा पास में क्रॉप लॉगिंग है। फिर ई मोबाइल न्यूट्रिएंट्स फ्लो डैश कॉन्सेप्ट के ऊपर में आधारित है। किसके ऊपर में ये ई मोबाइल न्यूट्रिएंट्स फॉलो करता है, किसके कॉन्सेप्ट को? नेल्सन्स, नॉर्वेल्स, लेबिग्स और मिस्चरलीज। तो इसमें जो राइट आंसर जो है वो आपका जो है वो मिस्चरलीज है, दैट इज योर डी ऑप्शन जो है वो आपके पास में राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। Dash is a term used to describe a plant with no obvious symptoms, yet the nutrient content is insufficient to give the top profitable yield. अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है आपके पास में माइल्ड न्यूट्रिशन, हिडन हंगर है, एसिमिलेटेड हंगर है, नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है दैट इज योर हिडन हंगर। उस टर्म का हम इस्तेमाल करते हैं जो डिस्क्राइब करता है प्लांट का with no obvious symptoms yet the nutrient content is insufficient to give the top profitable yield, और उस टर्म को हम लोग कहते हैं हिडन हंगर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है दैट इज योर हिडन हंगर जो है वो राइट आंसर है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि द सॉइल न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जनरली फॉलो डैश एंड डैश कर्व। तो एंड डैश कर्व है, तो एसिम्प्टोटिक है, सिम्प्टोटिक है, बहुत एसिम्प्टोटिक एंड सिम्प्टोटिक है और नन ऑफ दीज है। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का दैट इज योर ए, दैट इज हम लोग कहते हैं एसिम्प्टोटिक जो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि इन द डैश सॉइल सैंपलिंग प्रोसेस फील्ड विद सिग्निफिकेंट लैंडस्केप या सॉइल टाइप वेरिएशंस आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट सैंपलिंग एरियाज आफ्टर दैट फ्रॉम ए फील्ड दैट हैव बीन डिवाइडेड इनटू सब यूनिट्स रैंडम सब सैंपल्स आर ऑब्टेन्ड। देखिए ये सॉइल सैंपलिंग प्रोसेस है। सॉइल सैंपलिंग प्रोसेस में हमारे पास में नाना प्रकार के जो है सॉइल सैंपलिंग प्रोसेस होता है, मीन्स हम पद्धति अपनाते हैं। उसमें आपके पास में रेगुलर है, सिंपल रैंडम है और स्ट्रैटिफाइड रैंडम है या ग्रीड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है दैट इज योर स्ट्रैटिफाइड जो रैंडम जो है वो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। फिर साथ में हम लोग बात करते हैं कि सॉइल सैंपलिंग क्वार्टरिंग इज डन बाय डिवाइडिंग द थॉरली मिक्स सैंपल इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। जो सॉइल सैंपलिंग क्वार्टरिंग जो है हम डन जो करते हैं वो थॉरली मिक्स सैंपल को हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑप्शन है आपके पास में 2, 3, 6, 4। 7 नंबर का जो राइट आंसर है दैट इज जो 4 भागों में हम लोग क्या करते हैं सॉइल सैंपलिंग जो है वो क्वार्टरिंग करते हैं। फिर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द वैल्यू विद इन द इनर सर्किल ऑफ द चार्ट इन द DRIS मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो DRIS मेथड है उस मेथड में हम इनर सर्किल का रिप्रेजेंटेशन किन के माध्यम से करते हैं? क्या डायगोनल एरो के माध्यम से करते हैं, वर्टिकल एरो के माध्यम से करते हैं या हॉरिजॉन्टल एरो के माध्यम से करते हैं? तो राइट आंसर जो हमारे पास में है दैट इज योर हॉरिजॉन्टल एरो का हम लोग क्या करते हैं इनर सर्किल में DRIS मेथड में जो हम लोग क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं।
अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कंप्रेहेंसिव सिस्टम है, इसको शुरू में ही कह दिया गया कि ये कंप्रेहेंसिव सिस्टम है जो इंटरप्रेट करता है लीफ या प्लांट एनालिसिस को यूजिंग न्यूट्रिएंट रेशियो के माध्यम से इंस्टीड ऑफ एब्सोल्यूट या इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ टिश्यू एनालिसिस। मीन्स एक कंप्रिहेंसिव सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं किसका, लीफ या प्लांट एनालिसिस को उसके न्यूट्रिएंट रेशियो के माध्यम से, ना कि व्यक्तिगत न्यूट्रिएंट कंटेंट्स के माध्यम, कंसंट्रेशन के माध्यम से। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास में 4 ऑप्शंस इसके दिए हुए, क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन अप्रोच, क्रॉप लॉगिंग, डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम, इसको आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड। 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है दैट इज योर डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं DRIS भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। जो आपके क्वेश्चन नंबर 8 में जो यहाँ ऑप्शन जो दिया गया था, ये जो DRIS मेथड है उसी का फुल फॉर्म होता है डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अगर हम लोग बात करें कि प्लांट अवेलेबल फास्फोरस इन सॉइल डिटरमाइंड, प्लांट अवेलेबल फास्फोरस इन सॉइल डिटरमाइंड बाय डैश मेथड। अब आपके पास में जो प्लांट अवेलेबल फास्फोरस, यानी फास्फोरस का डिटर्मिनेशन हम किसी पौधे के लिए करते हैं तो किस पद्धति से करते हैं, यानी फास्फोरस जो है वो सॉइल में अवेलेबल है किसी पौधे के लिए तो उसको हम किस पद्धति के माध्यम से उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो वैटली एंड ब्लैक, खेडजल है, ऑल्सन है और नन ऑफ दीज है। ऑल्सन जो है इसका जो है राइट ऑप्शन है, दैट इज जो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में। फिर हम 11 की बात करते हैं कि कौन सा सर्किट हम यूज करते हैं सॉइल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, ओम्स, व्हिटस्टोन, फैराडे या नन ऑफ दीज। तो व्हिटस्टोन ब्रिज ही जो है हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं सॉइल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मापने के लिए। तो 11 नंबर का जो आंसर हो दैट इज योर बी इज द राइट आंसर। फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज अ साइंटिफिक मेथड बेस्ड ऑन द डैश ऑफ लाइट बाय अ सब्सटेंस एंड टेक्स एडवांटेज ऑफ बियर-लैम्बर्ट ऑफ लाइट डैश। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है, देखिए प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि प्रकाश के माध्यम से हम क्या करते हैं, पौधे के बारे में जो अध्ययन करते हैं, है ना। एक साइंटिफिक मेथड है जो बेस्ड होता है किसके, कि रिफ्लेक्शन के माध्यम से, रिफ्रैक्शन के माध्यम से। तो इसमें जो 12 नंबर का जो राइट आंसर दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है दैट इज योर एब्जॉर्प्शन। जो स्पेक्ट्रोमेट्री जो है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है एक साइंटिफिक मेथड बेस्ड है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय ए सब्सटेंस एंड टेक्स एडवांटेज ऑफ बियर-लैम्बर्ट ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। तो 12 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज योर ये एब्जॉर्प्शन। फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि फ्लेम फोटोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन अवेलेबल डैश इन द सॉइल। तो 13 नंबर का जो है वो हमारे पास में जो राइट आंसर है दैट इज योर फास्फोरस, नाइट्रोजन, बोरॉन और पोटेशियम जो हमारा राइट आंसर है 13 नंबर के लिए। मोस्ट वेरिएबिलिटी विद द लीस्ट नंबर ऑफ सैंपल्स इन ए गोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड। 14 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारे पास में हाइब्रिड सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग है, जोन सैम्पलिंग है या नन ऑफ दीज है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो राइट आंसर है बच्चों वो हमारे पास में दोस्तों वो हाइब्रिड सैम्पलिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग लीस्ट नंबर ऑफ सैंपल्स को जो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर में ध्यान देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन स्टेट करता है कि डेप्थ ऑफ सॉइल सैम्पलिंग फॉर सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड सीजनल क्रॉप्स के लिए जब हम सैम्पलिंग करते हैं, मिट्टी का जो सैम्पलिंग करते हैं तो उस सैम्पलिंग में डेप्थ ऑफ सॉइल कितना होना चाहिए। तो वो आपके पास में ऑप्शन दिया हुआ है 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक, 15 से लेके 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर तक। चौथा ऑप्शन है आपके पास में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। आपका राइट आंसर जो होगा 15 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हमारे पास में 0 से 15 सेंटीमीटर हमारे लिए जो मुख्यतः सॉइल सैम्पलिंग, जब हम अनाज की सैम्पलिंग करते हैं दैट मीन सॉइल सैम्पलिंग हम अनाज के लिए करने जाते हैं, या पौधे वेजिटेबल्स के लिए, फूल पत्ती के लिए, या कह सकते हैं सब्जियों के लिए, या सीजनल क्रॉप्स होते हैं उनके लिए जो सैम्पलिंग, जो सॉइल सैम्पलिंग डेप्थ जो हमारे पास में 0 से 15 सेंटीमीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अनुरोध है अंत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे चल के आपको और भी NPTELs के जो आगे भी भविष्य में जो भी हम कोर्सेस ऑप्ट करेंगे उसके बारे में जो है आपको जो है वो मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जो है आपको जो है वो जानकारी मिलती रहेगी असाइनमेंट्स के हल के बारे में।
इसके अलावा